अंग्रेजों का शासन दो प्रकार से होता था। अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, राजाओं का शासन था जो राजा के अंतर्गत शासन करवाते थे अंग्रेज। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, ये आपको याद करना है। 9 दिसंबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान कितने प्रकार के होते हैं? लिखित संविधान, अलिखित संविधान। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो बुक 1 का चैप्टर 1 है, इसको हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम भारत के संविधान के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारी न्यू वीडियो है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, यानी कि 2025-26 का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराने वाला हूँ, और इसकी फ्री PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये आपकी बुक 1 है, यानी कि आपकी टोटल 2 बुक है। इसमें बुक 1 हम कर रहे हैं। बुक 1 में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं। इसमें से आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, यानी संविधान वाला चैप्टर। इसके बाद धीरे धीरे हम करके पूरी बुक को ही खत्म कर देंगे। तो आपको अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को समझते हुए चलना है, और इसके नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना है। आपको क्या करना है, आपको अपना टेलीग्राम ऐप में जाकर सर्च करना है क्लास 11 ESP। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, वीडियोस और PDF नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है इस चैप्टर में से वो यही बनता है कि संविधान का क्या अर्थ होता है। ठीक है, संविधान क्या होता है, संविधान से क्या अभिप्राय है, संविधान का अर्थ बताइए। किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान क्या होता है ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संविधान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान की बात करें हम तो जैसे आप ब्रिटेन को जानते हैं, ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। इजराइल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इजराइल में भी आपको क्या मिलता है, अलिखित संविधान मिलता है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, अपने देश की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे लिखित संविधान होता है। ठीक है, आपको अपने दिमाग में ये डाल देना है कि हमको भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, बस इतना अपने दिमाग में रखिए, फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि संविधान क्या होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। पहले संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या फिर ऐसी बुक मान लो, पुस्तक है, जिसमें यह लिखा होता है कि किसी देश में शासन व्यवस्था जो है वो कैसे चलाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था चलाए जाने से संबंधित जो नियम होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, वो लिखे होते हैं। ठीक है, तो भारत का अगर आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा लिखा हुआ कि भारत में किस प्रकार से कानून व्यवस्था चलेगी, किस प्रकार से, ठीक है, हमारे देश में शासन व्यवस्था चलेगी, शासन व्यवस्था में कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है, किसको कितनी पावर है, वो सारी चीजें आपको संविधान में मिलता है। तो संविधान होना बहुत जरूरी है, संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान में ये बात होती है कि शासन व्यवस्था जो है उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक है, किस प्रकार का शासन होगा। जैसे हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र है हमारे देश में, ये चीज़ें इसमें लिखी होती है। फिर हमारे यहाँ पे जो सरकार की शक्तियाँ होती है, वो क्या शक्तियाँ हमारी सरकार के पास है, ये आपको संविधान में मिलता है। इसके अलावा जनता के अधिकार, देखिए आप देश के नागरिक हो, यानी आप भारत की जनता हो, तो आपको हमारा संविधान क्या अधिकार देता है, आपके क्या कर्तव्य हैं, ये भी आपको संविधान से मिलते हैं। हमारे देश में जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी संविधान में मिलेगी। सरकार के जो अंग होते हैं जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। ये सरकार के अंग होते हैं, इन सभी अंगों के बारे में हमको संविधान में डिटेल में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इन अंगों के क्या कार्य होते हैं, प्रशासन के बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में जानकारी मिलती है। तो संविधान से हमको क्या जानकारी मिलती है, आप बता सकते हो कि शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में पता लगता है, सरकार की शक्तियों के बारे में पता लगता है, सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उसके बारे में पता लगता है, जनता के अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जनता के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, सरकारी संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, नियम, कायदे, कानून तो आपको पता लगेंगे। इसके अलावा सरकार के अंग और उन अंगों के क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में हमारे संविधान से पता लगती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है ये समझ लो पहले, कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो, संविधान में क्या होते हैं, हमने संविधान में पढ़ा कि संविधान में रूल्स होते हैं।
ठीक है, यानी कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसके तहत देश चलाया जाता है, और अगर ये नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो क्या होगा, देश नहीं चल पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्कूल का। ठीक है, आप सभी बच्चे हैं, आप सभी अपने स्कूल में जाते ही हैं, तो आपने देखा होगा स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में जैसे कि आपको पता होगा आपके स्कूल की एक फिक्स टाइमिंग होगी, यानी कि आपको इतने बजे सुबह स्कूल पहुंच जाना है, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, फिक्स टाइमिंग होगी। आपका पहला पीरियड कितने बजे होगा, दूसरा पीरियड कितने बजे होगा, लंच कब होगा, सारी चीज़ें ठीक है पहले से डिसाइडेड होती है रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर आपकी स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, वो उस यूनिफॉर्म को पहन के जाना है। ठीक है, टीचर्स के लिए भी रूल्स होते हैं, टीचर्स को भी उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर मान लो ये रूल्स ना हो, रूल्स हैं तभी आपका स्कूल अच्छे से चल पा रहा है, अगर मान लो ये रूल्स ना हो तो क्या होगा, फिर क्या होगा, कोई बच्चा किसी भी टाइम स्कूल आएगा, किसी भी टाइम चला जाएगा, कोई यूनिफॉर्म पहन के आएगा, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के नहीं आएगा। अगर रूल्स ही नहीं है कोई यूनिफॉर्म का तो कोई कैसे भी कपड़े पहन के आ सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, इस क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, उल्टा सीधा सब कुछ चलेगा। तो ऐसे में स्कूल की व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी, स्कूल चल ही नहीं सकता। तो स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जिस प्रकार से एक स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उस नियम को टीचर भी मानते हैं, प्रिंसिपल भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं, तभी जाके वो स्कूल चलता है। ऐसे ही पूरे देश को चलाने के लिए भी तो नियम चाहिए, तो पूरे देश को चलाने के लिए भी नियम होते हैं, उन नियम का पालन जनता को भी करना होता है और हमारी सरकारों को भी करना होता है। ठीक है, तो ये जो नियम होते हैं ना, ये हमारे संविधान के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, यही नियम आपको कहाँ पे मिलते हैं, हमारे संविधान में मिलते हैं। तो यही आपको समझना है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको डिटेल में एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए समाज में तालमेल बनाने के लिए, अगर समाज में तालमेल बनाना है तो संविधान और नियम होने चाहिए, वरना समाज में तालमेल नहीं बनेगा। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, वो लड़ जाएंगे आपस में। संविधान है, नियम कायदे कानून है, तभी तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कानून से तो डरते हैं, उस कानून को फॉलो करते हैं, तभी समाज में एक नियम एक तालमेल बना होता है, सब उस नियम को फॉलो करके आगे चल रहे होते हैं। अगर मान लो संविधान ही नहीं होगा, संविधान के कोई रूल्स ही नहीं होंगे, तो कोई तालमेल नहीं होगा समाज में, जिसका जो मन करेगा वो करेगा, उल्टे सीधे काम होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, कभी भी तालमेल नहीं बन सकता, इसलिए कहीं ना कहीं संविधान की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखो संविधान में क्या है, सबको अधिकार बता रखे हैं कि किस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, सब कुछ हमें संविधान में पहले से बताया हुआ है, हमें उनका पालन करना पड़ेगा। जो संविधान के नियम है हमें उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संविधान जरूरी है। संविधान में लिखा हुआ है भाई ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, किसके पास क्या पावर है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं सभी, तभी कानून व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, अगर कानून व्यवस्था ही नहीं बनी रहेगी तो अव्यवस्था हो जाएगी किसी भी देश में। तीसरा पॉइंट क्या है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, तो समाज में अगर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है, ठीक है, सभी के लिए, तो कहीं ना कहीं संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान है तभी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो पाती है, संविधान नहीं होगा तो न्यायपूर्ण समाज की हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रूल्स के ऊपर, स्कूल का एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को बच्चे भी फॉलो करते हैं, उसी रूल्स को टीचर भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तभी जाके स्कूल चल पाता है। ऐसे ही जो संविधान होता है उसमें रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमारी सरकारें भी फॉलो करती है, हमारी पुलिस भी फॉलो करती है, हमारी जनता भी फॉलो करती है, तभी कोई देश चल पाता है। अगर कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, संविधान को नहीं मानेगा, तो ना तो शासन व्यवस्था चलेगी, ना ही कानून व्यवस्था चलेगी। ठीक है, तो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। फिर सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, कहने के लिए मान लो किसी की सरकार है, कोई सत्ता में है, तो उसके पास पावर होगी, जो सत्ता में है जाहिर सी बात है उसके पास पावर होगी, वो अपनी पावर का दुरुपयोग भी कर सकता है, गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ऐसे में जो संविधान होता है ना, संविधान रोकता है सरकार को गलत कार्य करने से। मान लो अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है तो फिर हमारी न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका बीच में आएगी और सरकार को ऐसा करने से रोकेगी। ठीक है, तो ये कैसे हो पा रहा है, ये केवल और केवल संविधान की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि संविधान है तभी सत्ता का दुरुपयोग रुकेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो पेपर में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो है भारत
की जो संविधान सभा है उसका गठन, यानी जो हमारा संविधान बना था, तो संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। कोई एक व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया, ये याद रखना। हमारी संविधान सभा ने मिलकर संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा जो है उसका गठन कैसे हुआ, यानी संविधान सभा को कैसे बनाया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारी जो संविधान सभा है उसमें बहुत सारे मेंबर थे, ठीक है। वैसे तो 389 मेंबर थे, लेकिन बाद में 299 मेंबर बचे थे, और अंत में जब साइन हुए थे तो 284 ही मेंबर थे उस समय में, ठीक है। तो इतने सारे मेंबर थे, सबने मिलकर संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। तो आगे समझते हैं अच्छे तरीके से संविधान सभा कैसे बनी थी, ठीक है, उसका निर्माण कैसे हुआ था, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारा देश जो था वो गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था। जब ब्रिटेन से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमें अपने देश का, राष्ट्र का निर्माण करना था और अपने लिए अलग संविधान बनाना था। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, एक तरीके से आप ये कह लो कि अंग्रेजों के द्वारा जो भेजा गया कैबिनेट मिशन था उस योजना के तहत हुआ था। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है ना, वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है, ठीक है। किसके अनुसार हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हमारा संविधान जो सभा है उसका निर्माण हुआ है। फिर जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आती है लेबर पार्टी की सरकार। ये कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी देने के पक्ष में भी थी, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर रास्ता खुल जाता है हमारे संविधान सभा को बनने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो लेबर पार्टी की सरकार थी, ये रास्ता खोल देती है कि भाई जाइए इंडिया को, अब मतलब अब इंडिया को आज़ादी वैसे भी मिलने ही वाली थी, तो वहाँ पे संविधान बना दिया जाए। लेकिन संविधान किसके तहत बनेगा? संविधान सभा किसके तहत बनेगी? सॉरी, कैबिनेट मिशन के तहत बनेगी, ठीक है। तो इन्होंने परमिशन दे दी थी, तो यहाँ पे ये रास्ता खुल चुका था कि अब भारत की खुद के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन के जो योजना थी, इसके अनुसार ये तय हुआ था कि संविधान का जो निर्माण है उसके लिए हमारे यहाँ पे एक संविधान सभा बनाई जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पे संविधान बनाया जाएगा, और संविधान को बनाएगी कौन? हमारी संविधान सभा बनाएगी, ठीक है। ये चीज़ कैबिनेट मिशन में तय हो चुका था। फिर अब बात करते हैं कि संविधान सभा की संरचना, यानी जो इसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था, यानी कितने इसमें मेंबर थे। तो देखिए, हमारी संविधान सभा है ना, इसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे 389, यानी 389, ठीक है। 389 मेंबर थे हमारे संविधान सभा में। अब आगे देखते हैं कि इसमें से कितने कितने कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड थे, ये समझते हैं। तो देखिए, 389 में से 292 जो मेंबर थे, 292 मेंबर जो थे, ये ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत होते थे, यानी जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, ठीक है। अंग्रेजों का शासन दो प्रकार से होता था। कुछ जगह वो होती थी जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पे राजाओं का शासन था, जो रजवाड़े रियासतें होती थी, वहाँ पे भी शासन अंग्रेजों का ही था, लेकिन वहाँ पे एक राजा होता था, राजा के अंतर्गत शासन करवाते थे अंग्रेज, ठीक है। राजा भी अंग्रेजों का गुलाम ही होता था एक तरह से। तो जो 11 इनके प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से 292 कैंडिडेट लेने थे, ठीक है। 389 में से 292 जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वाले प्रांत से, ठीक है। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। अब वो चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है दिल्ली, फिर आता है अजमेर, फिर आता है बलूचिस्तान, और फिर आता है कुर्ग। कुर्ग ये वाला जो कर्नाटका में है, ठीक है, साउथ में है। तो ये 4 क्षेत्र थे, यहाँ से 4 मेंबर और हो जाएंगे, तो 292 प्लस 4 यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा जो 93 मेंबर थे वो रियासतों से होते थे, जो रजवाड़े होते थे वहां से होते थे 93 मेंबर। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे, आपको याद रखना है 389 सदस्य इसमें टोटल थे, ठीक है। इसके बाद 292 सदस्य कहाँ से थे? जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था, यहाँ से 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में से 292 मेंबर थे, ठीक है। 4 सदस्य कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जिसमें हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था, अजमेर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया, यहाँ से 4 मेंबर थे। और जो बच गए 93 मेंबर्स, ये आपके रियासतों वगैरह से हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आ जाएगा दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, टोटल आपको ये याद रखना है कि ये 389 मेंबर जो हैं, इसमें आपको एक बार जोड़ के देख लेना है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 292 मेंबर वो हो गए, 93 मेंबर ये वाले हो गए, और 4 मेंबर ये हो गए, ठीक है। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके टोटल आने चाहिए 389 मेंबर, ठीक है। अगर इतने आता है तो आपका ये बिल्कुल सही है।
तो ये पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, इससे आपके मार्क्स जो हैं आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ब्रिटिश प्रांत के जो प्रत्येक प्रांत थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में मेंबर को स्थान दिया गया था। होता क्या था, उस समय में वोटिंग कराई गई थी, यानी 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या से एक कैंडिडेट आता था। ठीक है, यानी 10 लाख की जनसंख्या से एक कैंडिडेट था जो कि संविधान सभा में जाता था, इस तरीके से तय हुआ था। और हर प्रांत की जो सीट होती थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक तो होती जनरल, यानी जिसको हम सामान्य कहते हैं, इसको आप जनरल कह लो। ठीक है, फिर एक सिख वाली सीट होती थी और फिर एक मुस्लिम सीट होती थी, यानी इस तरीके से सीटों को जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पे बांटा हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। फिर माउंटबेटन योजना आती है, उसके अनुसार ये डिसाइड हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। अब देखो, भारत देश आज़ाद हुआ, ये खुशी की बात थी, सभी चाहते थे कि अंग्रेजों से देश आज़ाद हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलत हुई एक चीज़ कि देश के टुकड़े हो गए, यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के 2 हिस्से हो गए। तो कुछ ऐसे लोग थे, खासकर अगर मैं बात करूँ मुस्लिम लीग के सदस्य, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो शुरू में तो हमारी संविधान सभा में थे, यानी जो 389 मेंबर है इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी हैं, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने बगावत कर दी। इन्होंने ये कहा कि हमको भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होना है, हमको अपने लिए एक अलग देश चाहिए, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी कि भाई हमारे देश को, मतलब इस देश को बांट दो, हमारे लिए अलग से पाकिस्तान बना दो, हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे, हम इस संविधान सभा में नहीं रहेंगे। तो यानी कि मुस्लिम लीग जब इससे बाहर हो जाती है तो इसकी सदस्य संख्या जो थी वो कम हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले जो थे वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो याद रखना, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, यानी उन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया। तो अब 389 मेंबर से कम हो जाते हैं और कितने बचते हैं, 299। ठीक है, यानी 299। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के अब जो वास्तविक सदस्य हैं उनकी संख्या घट जाती है। 389 जो पहले 389 थी, अब वो घटकर कितनी हो जाती है, 299, यानी 299 सदस्य ही बचे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग वाले सदस्य थे वो संविधान सभा को छोड़ गए, उन्होंने बोला कि हमें चाहिए अलग देश पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो कुल उपस्थित सदस्य थे वो थे 284, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान फाइनल हो चुका था, बनकर तैयार हो चुका था। उस दिन सभी जो मेंबर थे सबके उस पर सिग्नेचर हो गए थे। ठीक है, अब सिग्नेचर हो गए थे तो मेंबर तो वैसे टोटल 299 थे, लेकिन उस दिन अवेलेबल जो थे वो ओनली 284 थे। ठीक है, यानी कि बाकी सदस्य जो थे वो अब्सेंट थे। जैसे आपकी क्लास में भी होता होगा, जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि रोज 50 बच्चे आते हो सकता है किसी दिन 2 बच्चे अब्सेंट हो, किसी दिन 1 बच्चा अब्सेंट हो, किसी दिन 4 बच्चे अब्सेंट हो, अब्सेंट रहते हैं ना। उसी तरीके से 299 सदस्य टोटल थे, लेकिन जिस दिन सिग्नेचर करने थे, फाइनल संविधान बन चुका था, उस दिन अवेलेबल ओनली 284 थे, बाकी सारे जो भी बच गए हैं वो कितने थे, वो अब्सेंट थे, ऐसा मान लीजिए। इन्होंने ही क्या करा, जो संविधान का जो अंतिम रूप था उसको पारित किया, उसमें सिग्नेचर करे और संविधान हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा सब कुछ हो चुका है, संविधान बन चुका है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, हर लाइन से एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है या 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये आपको याद करना है, 9 दिसंबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को क्या हुआ था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी मेंबर चुन लिया गया था संविधान सभा का। किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पे एक गलती होती है बच्चों से, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपके कि संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये एक दिन के एक ही उसी दिन बने थे, बाद में बदल दिया गया था इनको। ये अस्थायी थे, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कि बाद में बदल दिए जाएंगे। परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो अगली बैठक में होते हैं। दोबारा देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर को पहली हुई थी, उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को। ठीक है, इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको संविधान सभा का स्थायी मेंबर बना दिया जाता है, या स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, सॉरी स्थायी अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब ये स्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लिखना है, क्योंकि ये इसके स्थायी अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिखना है।
थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा और ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे, और जल्दीबाजी में कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। आगे चलते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? फिर से 2 दिन बाद। ठीक है, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव सामने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल याद करके जाना। कब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा की किस बैठक में नेहरू जी ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में दे देंगे पहली बैठक में, दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, तो आपको याद रखना है तीसरी बैठक में। या फिर मान लो आपसे पूछ लें कि किस डेट में वो बैठक हुई, तब आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें थी? उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें थी कि जो भावी संविधान होगा, यानी हमारा जो संविधान होगा, भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या बातें होंगी, ये चीज आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलेगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें थी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था होगी वो लोकतांत्रिक होगी, ये उद्देश्य प्रस्ताव में था। सबको समान माना जाएगा, ये बात भी उद्देश्य प्रस्ताव में था। धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड या फिर सभी के भले के लिए सरकार काम करेगी, ये सारी बातें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही था। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, याद रखें। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बच्चे राजेंद्र प्रसाद लिखाते हैं, या फिर उसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं तो कई बार बच्चे भीमराव अंबेडकर लिख के आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, याद रखना प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था जो उस समय बना था, उसमें टोटल आर्टिकल कितने थे? 395, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, यानी 22 पार्ट में हमारा संविधान डिवाइड था। ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूँ, आज के समय में ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, और अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल जो थी वो 8 थी, आज के समय में पार्ट जो है वो 22 से 25 हो गए हैं, और ये अनुसूचियाँ जो 8 थी अब ये 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। ठीक है, और आर्टिकल भी 395 से बढ़कर 400 या उससे भी प्लस हो चुके होंगे। ठीक है, अभी तक। आगे चलते हैं। भारत के संविधान को बनने में समय कितना लगा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हमारे संविधान को बनने में 2 ईयर यानी 2 साल 11 मंथ, ठीक है, और 18 दिन यानी 18 डेज लगे थे। ठीक है, तो याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। और टोटल कितनी मीटिंग हुई थी, कितनी बैठक हुई थी संविधान सभा की? तो 166 बैठक हुई थी। ये भी याद रखना है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, सिग्नेचर वगैरह हो गए थे, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू कब किया गया था ये भी याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी सोर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। स्रोत यानी हमारे संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, हमारा जो संविधान है ना, इसका 75% यानी 75% जो हिस्सा है जो अंग्रेजों का कानून होता था, जिसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से लिया गया है। यानी हमारा देश पहले गुलाम किसका था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का ये जो एक्ट था 1935 वाला, 75% तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी जैसा वहाँ पे था वैसा ही उठा के हमारे संविधान में कर दिया। इसके अलावा जो दूसरे देश थे यानी अन्य देशों से भी हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन के लैंग्वेज देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है या फिर उधार का थैला है। ठीक है, समझाइए। इसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ यानी एक बकेट की तरह है। ठीक है, जिसमें अलग अलग सभी देशों के पुष्प समाहित हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं उसको ये इशारा कर रहा है उसकी तरफ, ठीक है। तो इसके आंसर को हम समझते हैं कि हमारे देश के संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे संविधान में ब्रिटेन से भी प्रावधान ले रखे हैं, फ्रांस के संविधान से भी हमने प्रावधान ले रखे हैं, जर्मनी के संविधान से भी ले रखा है, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यानी सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ ज़्यादातर ले ही रखा है, ठीक है। तो अब किस देश से क्या लिया है ये पेपर में आता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि बताइए हमारे देश के संविधान में किस देश से हमने क्या प्रावधान लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान की अगर मैं बात करूं, यानी जो ब्रिटेन का संविधान था, तो हमारे यहाँ पे देखो जो चुनाव होते हैं जिसमें सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव जीतने का जो फैसला है ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है जिसको सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत प्रणाली कहा जाता है, वो अंग्रेजों के यहाँ से लिया है। यानी कि आप देखते हो हमारे यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो जैसे मान लो कोई एमएलए का चुनाव है, ठीक है, एक सीट पे कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, हो सकता है 4 कैंडिडेट, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 22, कितने भी कैंडिडेट एक सीट से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से जीतता तो एक ही कैंडिडेट है, और जीतेगा कौन, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो, आपको पता है हमारे यहाँ पे संसदीय स्वरूप है, ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ पे कानून के शासन की बात की जाती है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विधायिका में जो अध्यक्ष का पद होता है और उनकी जो भूमिका होती है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून बनाने का जो हमारे यहाँ पे तरीका है, कानून बनाने की जो विधि है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। अब एक चीज़ याद रखना, ये जितने भी टॉपिक है ना आगे के चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जो चैप्टर में, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे आती जाएंगी, हम उसको डिटेल में जानते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने ब्रिटेन से लिया। अब बात करते हैं हमने फ्रांस से क्या लिया। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से क्या लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएससी कहते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में हमारे मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 मेंबर होते हैं, ये हमने कहाँ से ये सिस्टम लिया है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली है, यानी हमारे यहाँ पे जो संविधान में संशोधन होते हैं, जो अमेंडमेंट होते हैं, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। ये याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 368 वगैरह आप पढ़ोगे तो। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकार की आप बातें करते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, ये हमने अमेरिका से ले रखे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जब आप न्यायपालिका वाले चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे आप इसे देखोगे, ये टॉपिक वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से ले रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कनाडा का संविधान। यहाँ पे अर्ध संघात्मक सरकार वाला ले रखा है। मौलिक अधिकार हमने, ये आई थिंक दोबारा आ गया है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य। अब देखो, सभी कहते हैं ये हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, हमें अधिकार चाहिए, जनता हमेशा अधिकार की बात करती है। मौलिक अधिकार हमको मिले भी हुए हैं और भी कई सारे कानूनी अधिकार मिले हैं, लेकिन हम कभी कर्तव्य की बात नहीं करते। हमको सरकार से मिलना चाहिए, हम देश के लिए क्या करेंगे, ये बातें मौलिक कर्तव्य में है। जैसे मौलिक कर्तव्य में आप देखते हो, हमें अपने झंडे का, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, देश के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए, ये सारी मौलिक कर्तव्यों में आता है। तो ये हमने सोवियत संघ से लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमने किस देश से क्या लिया है, खत्म यहाँ पे। अब आपका नया टॉपिक शुरू होता है कि भारतीय संविधान जो है इसकी विशेषता बताइए। तो हमारे संविधान की विशेषता बहुत सारी, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में 9th में भी आपने पढ़ा होगा, ये सारी हमारे संविधान की विशेषता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन पॉइंट को समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार, यानी हमारा संविधान, भारत का संविधान जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं,
जो कि हमारे विकास के लिए जरूरी हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया। ये सब अधिकार हमको कहाँ से मिलते हैं? अपने धर्म को मानने की जो हमें आज़ादी है वो सब हमको मौलिक अधिकारों से मिलते हैं। तो और मौलिक अधिकारों की हमारा संविधान गारंटी देता है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट आपके अधिकारों को वापस दिलाएगा। तो ये मौलिक अधिकारों की हमको गारंटी मिली है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारे यहाँ पे सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उनको पूरी आज़ादी है, सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, ये संविधान कहता है। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारे यहाँ पे सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है जो भारत के नागरिक हैं, और एज क्या है? 18 साल, यानी हमारे यहाँ पे जो 18 साल का हो चुका है और भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। फिर हमको मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे, जिस तरीके से हमको मौलिक अधिकार हमारी सरकार देती है, हमारा संविधान देता है, उसी तरीके से हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जो देश के प्रति हैं, ठीक है। फिर इकहरी नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप पूरे भारत में कहीं भी रहो। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है आपकी जो नेशनलिटी है, आपकी जो नागरिकता है वो होगी इंडियन, ठीक है। आप क्या कहलाओगे? आप इंडियन कहलाओगे, भारतीय कहलाओगे। जब आप कोई फॉर्म भरते हो, आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, नागरिकता पूछी जाती है, तो आप वहाँ पे भारतीय लिखते हो या फिर इंडियन लिखते हो। आप चाहे बिहार के रहने वाले हो, चाहे आप गुजरात के रहने वाले हो, चाहे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, चाहे पंजाब के रहने वाले हो, पूरे भारत में आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपकी नागरिकता एक ही होगी, जिसको इंडियन कहा जाएगा, भारतीय कहा जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा ना बोले कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मैं बिहारी हूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ मैं पंजाबी हूँ, ऐसा नहीं। आपकी नागरिकता भारतीय रहेगी, ठीक है। आप वहाँ के निवासी हो सकते हैं लेकिन आपकी नागरिकता हमेशा भारतीय रहेगी। लेकिन कुछ देशों में डबल नागरिकता भी होती है, जिस देश के वो नागरिक हैं वहाँ के तो नागरिक रहते हैं, लेकिन जिस देश में जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ के भी नागरिक रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, यानी जो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, उनको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर का संरक्षण का पूरा अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, संविधान देता है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी हमारा संविधान ना तो इतना ज़्यादा कठोर है कि एक बार जो बन गया वो हमेशा रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता, ना ही इतना ज़्यादा लचीला है कि कोई भी इसको आसानी से बदल दे, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट लिखने हैं, इतने सारे पॉइंट आपको पेपर में नहीं बताने, केवल 6 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। बाकी आप इनको याद कर लो इन सभी को। फिर क्या है? विस्तृत और लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है, तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा संविधान है। अब एक आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में से कि संविधान का मेन काम क्या है। अगर आपने चैप्टर को यहाँ तक समझ लिया है तो आप आराम से बता दोगे संविधान का मेन काम क्या है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, 4 पॉइंट है, एक एक करके समझते हैं। देखिए संविधान का मेन काम क्या है इसको देखते हैं। संविधान जो है वह आधारभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम तालमेल और विश्वास बना रहे। यानी संविधान का मेन काम ये होता है कि हमको कुछ ऐसे नियम उपलब्ध कराए, जो कि उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में तालमेल बना रहे। आप देखोगे कि जैसे मान लो एक गली है, उस गली में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, सबकी विचारधाराएं अलग होगी। ऐसे में वो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ सकते हैं, झगड़े हो जाएंगे, उनको कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संविधान है, संविधान में कानून है और कानून में क्या क्या बातें लिखी हैं वो जानते हैं। अगर वो कानून का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस आएगी, उनको पकड़ के ले जाएगी, उनको जेल सजा हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संविधान जो होता है ना, एक न्यूनतम तालमेल बना के रखता है जिससे कि लोग आपस में मिलजुल कर रह पाते हैं। और एक और चीज़, चाहे बेशक से वो अलग जगह के रहने वाले हैं, उनकी भाषा अलग हो, उनके विचार अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है ना तब वो एक साथ हो जाते हैं। कि भारत की बात आएगी तो हम एक साथ हैं, फिर हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक साथ आ जाएंगे। तो ये जो तालमेल बनता है ये संविधान की वजह से बनता है, ठीक है। तो ये संविधान का पहला काम है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एक सेकेंड। दूसरा पॉइंट है कि समाज में फैसला लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी।
संविधान ये निर्धारित करता है, यानी समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान डिसाइड करता है। ठीक है, सरकार किस प्रकार से बनेगी, सरकार को बनाने के लिए वोट कौन देगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारा संविधान तय करता है। तो आप ये दूसरा पॉइंट बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी सरकार के द्वारा जो उसके नागरिक हैं उस पर लागू किए जाने वाले जो कानून हैं उसकी कोई सीमा निश्चित की जाए। ठीक है, यानी कि जो कानून लागू किए जाते हैं उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो सीमाएं हैं ना, इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है हमको कुछ ऐसे रूल्स देता है जिसकी एक लिमिटेशन भी होती है। ठीक है, और उस रूल को फॉलो करना सरकार के लिए भी तो जरूरी है ही, साथ में जनता के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसको देख लेते हैं फिर चलते हैं, खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर। फोर्थ पॉइंट है कि सरकार को ऐसे सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी हमारा संविधान सरकार को इतना मजबूत बनाता है कि जिससे वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की हमारी स्थापना भी सरकार कर सके। ठीक है, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, यानी हमारा संविधान हमारी सरकार को इतना मजबूत बनाता है कि हमारी सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर सके, जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके जहाँ पे लोग हंसी खुशी एक साथ रह सके, मिलजुल कर रह सके। ठीक है, अच्छा माहौल, एक उचित परिस्थिति का निर्माण कर सके। तो ये सब हमारे संविधान का मेन काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 1 है ये खत्म हो जाता है। और जो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो जो इसमें मैंने आपको बताया है, वहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ज़्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संविधान की विशेषता बताओ। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है, वो दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर यही 2 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन कवर कराती है। और MCQ क्वेश्चन में आपसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती है जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।